अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। आप सबको सुबह बखैर। मेरी तरफ से मुझे कहते हैं सोहाब सर। मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी हरमीत भी आज मौजूद है। हमेशा बड़ी खुशी की बात है, तीनों हैं। हेलो हरमीत। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और आप दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। दो वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा इसलिए ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं। हाँ, वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा। सोहा की तबीयत अलबत्ता कोई ठीक नहीं थी, उसके बावजूद इसकी हिम्मत है, ये फ्रेश लग रही है। खैर आज हमारे पास चूँकि शुरू की बातों का वक्त थोड़ा सा कम है, हम फौरन ही डेली डोज की तरफ आएंगे। लेकिन जो लोगों ने जिन्होंने टेलीविजन अभी लगाया है उनके लिए बताएं, अहमद सुल्तान मारूफ फिल्म डायरेक्टर अभी हमारे साथ मौजूद होंगे। आज ज़्यादातर वक्त हमने उनके साथ गुजारना है। उनकी फिल्म कमली जो इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ रही है, बेशुमार बिजनेस कर रही है, बेपनाह अच्छा बिजनेस कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। जॉयलैंड उनकी वो फिल्म जिसको कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला, उसके ज्यूरी अवार्ड मिला, स्टैंडिंग ओवेशन मिली, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सोहा की तरफ चलते हैं। पहले आज की प्लान क्या है, डेली डोज की तरफ चलेंगे। प्लान तो सर आपने बता दिया, और वो प्लान जो उसके लिए हम सब एक्साइटेड भी हैं क्योंकि सरमद खुशी साहब हमारे साथ ऑन सेट मौजूद होंगे। कमली की प्रमोशन के साथ साथ कमली के बारे में ज़्यादातर जानेंगे कि रोलर कोस्टर जज्बात का जो है वो क्या है और वो क्या हमें डिपेक्ट करके बताना चाह रहे थे इस मूवी में। और दो डेली डोज की तरफ चलते हैं, उसके बाद आपकी मुलाकात उनसे कराएंगे, ज़्यादा आपको नहीं करवाएंगे। सर शहंशाह गज़ल मेहदी हसन सर, आज सारी इंटेलेक्चुअल चीजें मिल के साथ हो गई है। इम्तिजाज बड़ा खूबसूरत है हमारे मंडे का। सर बरसी है उनकी, और ये बरसी जो है आप जानते हैं कि ऐसा नाम हमारे इंडस्ट्री में, हमारे माशरे में मौजूद है जो कि सदियों तक चलता रहेगा और एवरग्रीन नाम है। बिल्कुल ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर मेहदी हसन साहब 1900 तकरीबन 35 में या 27 में उनकी विलादत होती है राजस्थान में, और राजस्थान हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ होता है। 8 बरस की उम्र में वो पहला गाना गाते हैं अपना, और उसके बाद जब वो पाकिस्तान चले आते हैं, मारूफ सिंगर से उन्होंने क्लासिकी मौसीकी की तरबियत उस तरह नहीं ली जिस तरीके से ली जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद उनका शौक़ ऐसा था कि वो उसको जला बख्शते रहे। फिर वो पाकिस्तान चले आए। पाकिस्तान आके 1958 में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से एक गज़ल गाई और वहाँ से वो पॉपुलैरिटी हुई। फिर उनका एक गाना आया फरंगी फिल्म में 1962 में सर, 1962 में, और वो गाना जो है उनकी गज़ल गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। क्या बात है। हाँ, एवरग्रीन सर, शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। मेहदी हसन की गायकी का रंग आप देख रहे हैं थोड़ा। जी ये आपने देखा। और सर ऐसी हमने हल्की सी झलक दिखाई है, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते। हमने जैसे पहले आपको बताया सरमद सुल्तान ने हमारे साथ मौजूद होना है, सरमद खूसट ने उनसे चल के हमने बात करनी है। इसे मुख्तसर सारी ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक छोटा सा ट्रिब्यूट जो हम तीनों ने मिलकर देने की कोशिश की है सर। ये ऐसे गुलकार, ऐसे मौसीकार के उनको सुन के लता मंगेशकर ने ये कहा था, हमें आज भी सर वो कमेंट याद है कि इनके गले में भगवान बसता है। इतनी खूबसूरत सा कमेंट जो दिया, और वो हम आज भी सुनते हैं। और आज ये जवान हो या उनकी एज के लोग हो या सर आपकी एज के लोग हो, सभी लोग उन्हें इक्वली सुनते और इक्वली पसंद भी करते हैं। शहंशाह गज़ल ऐसे नहीं उनको कहा जाता। और मुझे उम्मीद है कि सरहद के इस पार ही नहीं, सरहद के दूसरी पार भी गुलकार जो हमारे हैं, ये इनका शोहरा इतना ज़्यादा है कि बड़े शौक से लोग सुनते हैं। हरमीत को कमेंट ले लें, फिर आगे चलते हैं। जी हरमीत। जी बिल्कुल रऊफ साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरह सोहा ने कहा कि लता मंगेशकर साहिबा कहा करती थी कि उनके गले में भगवान बोलता है, तो यकीनन बहुत रसीली आवाज़ थी और हर दौर में उनको बड़े बहुत लोगों ने सुना है और बड़ा उनको एंजॉय किया है, सुना है। और अब आपने जिस तरह कहा रऊफ साहब के सरहद के उस पार, तो मेरे ख्याल में उस पार भी उन्होंने उतने उससे ज़्यादा फ़ैन बनाए। अगर हम देखें दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे उनके फ़ैन फॉलोइंग है, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती कि आप इतने कम अरसे में इतना बड़ा मुकाम पालें। और आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक हमारे दिलों में काम कर चुके हैं और काम छोड़ के हाँ रहती दुनिया में। बिल्कुल 1999 में सांस की बीमारी उनको हुई थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने गाना तर्क कर दिया था। फिर वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का बेचारे मरीज ही बन के रहे हैं, और आखिरकार जब उनका इंतकाल हो गया तो उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया। ज़िंदगी में भी उनकी बेशुमार उनको ट्रिब्यूट पेश किए गए हैं, ज़िंदगी में उनको बेशुमार अवार्ड दिए गए हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मफाद के बाद ही लोग उनको याद कर रहे हैं, ज़िंदगी में ही उनको शहंशाह गज़ल का खिताब मिल गया हुआ था, और बेपनाह गाने गाए हैं, बेपनाह 25,000 से ज़्यादा गज़लें उनकी हैं जो आपको सुनने को मिल जाती हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे डेली डोज में दूसरी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, क्योंकि हम अपना शो हमेशा इंटरेस्टिंग खबरों से उसका आगाज़ करते हैं। तो एक बड़ी दिलचस्प सी खबर आपसे शेयर करते हैं। बरतानवी शहरी है सर, जिसने उंगली से 129 किलोग्राम वजन उठाकर, सर एक उंगली से उठाकर आलमी रिकॉर्ड भी ना चढ़े फिर। How is it possible? पता नहीं हाथ पूरे से कितना उठा लेगा वो, ये तो वक्त ही। पसलियां तोड़नी है फिर इसने। सर सीरियसली ये तो सोचने वाली बात 129 है। किलोग्राम एक उंगली से सर, बार एक बार। उंगली से 100 कितने ब्लॉक होंगे पता नहीं। वो जो है लोहे के ब्लॉक्स, उनको वो लेके उसने रख के, और वो कहता है बचपन से वो प्रैक्टिस करता रहा है। ये देखिए आप इसको। ये आप सबको हम दिखा भी रहे हैं पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर। एक उंगली का कमाल है ये, और 129 किलोग्राम ये वजन है, जो कि सर जिम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जिम करते होंगे ना, ये तो आलमी रिकॉर्ड बनाने के लिए उंगली से उठाया होगा, अदरवाइज जिम करते होंगे तो बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते होंगे इस तरह से, राइट हरमीत? मैं और हरमीत मिलके मेरे ख्याल में तकरीबन इतने शायद बनते बिल्कुल होंगे। ऐसे ही है, क्योंकि कोशिश उसकी जो लग रहा है, क्योंकि वेट उठाएंगे जितना वेट, जब आप जिम की तरफ जाते हैं तो पहले 1 किलो 2 किलो 3 किलो तो सर आप आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते जाते हैं। तो मेरे ख्याल में यही प्रैक्टिस इन्होंने भी रखी है। हाँ, और ये देखो कि हम जैसा आदमी हो ना तो शायद उसकी उंगली टूट के अलग हो जाए। और अब दोनों सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरमीत, कि आप दोनों मिलके इतना वजन उठा सकते हैं जितना उसने एक उंगली से उठा लिया है। मैं हरमीत ही कह रहा था। सही बात है, उंगली नीचे ही रह जानी है भाई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर। अगली खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, और आजकल मूवीज भी बहुत चल रही है सिनेमा में। तो सैटरडे को देखने के लिए गई, ना मुझे कमली की टिकट मिली है, ना मुझे किसी हॉलीवुड मूवी की टिकट मिली है। ये खबर भी कुछ इससे मिलती जुलती है सर। यूरोप के सबसे बड़े जमीनी शिकारी डायनासोर के आसार जो है सर वो मिले हैं। अच्छा, सर कई 100 करोड़ पुराने आसार हैं। तुम जुरासिक पार्क देखने गई सर थी? देखने गई थी, कहाँ मुझे टिकट ही नहीं मिली। ओहो, जुरासिक पार्क जो फिल्म है जो डायनासोर्स के बारे में आपके साथ इज़हार अफसोस करना चाहिए हमें। मैं करूंगी अभी सर, मैं से करूंगी। लेकिन ये इंग्लैंड में आमतौर पर ये समझा जाता था कि इंग्लैंड के अलावा बहुत से और इलाके ऐसे हैं यूरोपीय सरजमीन पे शायद डायनासोर इतने बड़े नहीं पाए जाते होंगे, लेकिन अब यूरोप का सरजमीन का सबसे बड़ा गोश्त और डायनासोर जो है वो दरियाफ्त हुआ है, जो 12.5 करोड़ साल पुराना उसका ढांचा है। और इसके बारे में कहते हैं बरतानिया के साहिल के पास जजीरा है, जजीरा वाइट से इस डायनासोर के आसार मिले हैं, और मगरमच्छ की तरह ये था इसका चेहरा, और स्पाइनोसॉर्ड नस्ल से इसका ताल्लुक था। खतरनाक शिकारी भी था। तहकीक में शामिल पीएचडी तलबा क्रिस बेकर, तालिब इल्म क्रिस बेकर ने बताया कि कई टन वजनी इस डायनासोर को यूरोप का सबसे बड़ा डायनासोर कहा जाता है। और सर साल तो देखिए 1200 करोड़ साल पुराना, 12.5 करोड़ तकरीबन। मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया। अच्छा, तुमने 12 करोड़ कहा था। 1250 करोड़ दिया। लेकिन चलिए सर, ये आप देखिए, ये वो लोग हैं जो इन तरह की चीज़ें जब मिलती हैं तो उसे म्यूजियम में रखते हैं, लोगों के लिए अजायब के तौर पर उसे प्रेजेंट करते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, लोग आके देखते हैं, और लोग बड़े इंटरेस्ट भी लेते हैं। जो लोग जिन्हें आसार कदीमा में बड़ा इंटरेस्ट होता है वो जाते भी हैं, विजिट भी करते हैं, और सर बड़ा इंटरेस्ट भी शो करते हैं। अगली खबर हमने शामिल करनी है कराची से। आतिश ज़दगी की नज़ारत में रखी गई 500 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, बसें नजर आतिश हो गई। आग लग गई उनको, पता नहीं पूरा सरार हालात में आग लगी है। ये आग जो है ऐसे लगी है कि यहाँ पे ऐसे इलाके में लगी है जहाँ पे वो तमाम बाइक्स और जो मुतनाज़े होती हैं, जो गाड़ियाँ मुतनाज़े होती हैं उनको अदालत में पेश करना होता है, बसें मुतनाज़े होती हैं उनको रखा जाता है। ये स्टोरेज की तकरीबन एक फैसिलिटी थी, जल के खाकस्तर हो गई, बिल्कुल राख का ढेर बन गई। और पता नहीं किस तरह कोई साजिश है क्या है, लेकिन बड़ा ही नुकसान हुआ है। ये बढ़ते वाक़यात है कराची लोग जो बाद में कराची में बढ़ते वाक़यात है। पहले जो बिल्डिंग में आतिशज़दगी हुई, कल मैं सर एक खबर पढ़ रही थी, बल्कि मेरे वहाँ से गुजर भी हुआ, मैं कोई ननकाना साहब की तरफ गई थी सर, मोटरवे के करीब भी आग अभी लगी है, और वहाँ इस कदर शदीद धुआं था कि वहाँ पे आप को नजर आ रहा था कि कोई ज्यादा नुकसान। अच्छा, वैसे सो अगर हम देखें तो बहुत सारे इलाकों में भी अगर हम देखें ना, अभी सवात के जो इलाके या मेरा जो इलाका है वहाँ पे भी ये आग, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद किस्म की गर्मी है, यही वजह है। कल यकीनन बहुत से इलाकों में, इस्लामाबाद में भी बारिश हुई है, कुछ बेहतर मामलात हैं, लेकिन अगर हम देखें ये जो आग लगाई जाती है हॉस्पिटल्स में या इस तरह ये थानों में लग जाती है या मुख्तलिफ चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं ये आग लगती नहीं, लगाई जाती है, और आपको पता है कि क्यों लगाई जाती है। हाँ बिल्कुल, बहरहाल ये है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है। वो मालकान जो बेचारे इंतज़ार में होंगे कि अदालत से उनको रिलीफ मिलेगा,
उनकी मोटर बाइक उनको वापस मिल जाएगी, उनको गाड़ी उनको वापस मिल जाएगी, वो सब मायूसी का शिकार हो गए। मैं ख्याल में चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक लेनी से, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा हमने एक चंक दिखाना है एक ट्रिब्यूट के तौर पर, जो कि कम था। तो मेहदी हसन को एक ट्रिब्यूट हम छोटा सा पेश करेंगे, आप वो देखिए और उसके बाद हम ब्रेक लेके वापस आते हैं एक अच्छे से सरप्राइज के साथ। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। जैसे हमने कहा था कि हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सरमद खूसट से, जो इस वक्त हमारे साथ सेट पे मौजूद है। इनकी फिल्म कमली इस वक्त सिनेमाज में लगी हुई है, बहुत अप्रिसिएशन उसको मिल रही है, जो देखने वाले हैं उनकी तरफ से भी और जो क्रिटिक हैं उनकी तरफ से भी। इनका काम हमेशा ऐसा होता है जो क्रिटिकली बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। उससे पहले जॉयलैंड इनकी फिल्म थी, उसका भी तस्करा करेंगे, जिसने कान फिल्म फेस्टिवल में एक अवार्ड हासिल किया और उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन इनको मिली। जज्बात का रोलर कोस्टर, बिल्कुल सही एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी। जब मेरे पास ये रन डाउन आया तो आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है बेस्ट डायरेक्टर प्रोड्यूसर दी वन एंड ओनली सरमद खूसट साहब। कैसे आप सर? कैसे आप? ठीक है, अच्छा जी जी जी। सरमद हमेशा इंस्पिरेशन मतलब मिलती है। ये कमली एक तो सबसे पहले नाम रखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कमली एक जो दीवानी हुई है हिज्र में, इंतजार में, उस कैफियत की वजह से उसको आपने मतलब वो कहा, क्योंकि उसका नाम वैसे तो कुछ और है फिल्म में। सर वो कमली कैफियत जैसे आपने कहा वो भी है, बाकी वो फिल्म में ना कुछ परतें हैं ऐसी जो खुलती जाती हैं। तो मुझे लगता है वो जो कमली का वो मतलब है ढांपने का, ओढ़ने का, वहाँ का भी, सो वो दोनों पे है। और पता नहीं, मुझे तो बहुत सी सूफी शायरी और बहुत से गाने ऐसे याद हैं जिनमें सो एक म्यूजिकल सा लफ्ज है जो कि प्यार में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, गुस्से में भी। सो आई डोंट नो, वो कहीं वो एक दिन बस इत्तेफाकन हमें लगा कि ये नाम है, एंड देन वी केप्ट थिंकिंग कि इसको बदल देंगे शायद बाद में, बट इट स्टेड। अच्छा, टाइम बहुत ज़्यादा था आपके पास। 2019 में आपने इसका शूट किया, उसके बाद हम सब बंद हो गए, कोविड आ गया। एक साल बकौल आपके कुछ इंटरव्यूज में आपने कहा कि मुझे एक साल लगा, मैंने इसे बड़ा ग्रेजुअली, बड़ी मोहब्बत प्यार से एडिट किया। जी, वो दौर कैसा था? उस दौरान आपने कभी सोचा कि नहीं इसका नाम चेंज होना चाहिए, जितने मूड स्विंग जिसमें है? जी, नाम का वही मैं बता रहा था कि नाम के बारे में कहीं हमें शायद बीच में थोड़ा सा वो हुआ, और पता नहीं, फिल्में भी उसी तरह होती हैं, सब अपनी औलाद का नाम रखते हैं और फिर आप सोचते हैं कि इस पे उसका असर भी होना चाहिए। तो कमली पे कहीं मैं ये सोच रहा था कि हम गिव अवे तो नहीं कर रहे, जो प्लॉट है लोग ये वो उर्दू वाला समझेंगे या पंजाबी वाला समझेंगे, बट समहाउ इट फेल्ट फाइन कि हम इसी को स्टिक करते हैं, यू नो। अब जब आप देखते हो मतलब पीछे मुड़ के जो फिल्म जो है, आप समझते हो कि फिल्म के जो नाकदीन हैं या बिल्कुल उसके साथ गए, उन्होंने कहा समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए, जो सूफी परतें आपके अंदर मौजूद हैं उनको मतलब उसी तरह सर को पता है। सर मुझे लगता है ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जब आप अपना काम अबैंडन कर देते हैं, क्योंकि वही होता है, वरना आपका तो दिल चाहता है कोई ठोक पीट होती रहे आखिरी वक्त तक। मैंने फिल्म की वो जो टाइमलाइन होती है वो कभी खोल रहे थे हम, कुछ नोक पलक, लेकिन फिर वो जो मरहला है कि जब लोग उसको रिसीव करते हैं, सो वहाँ एक बड़ा मज़े का, कभी कभी आपका दिल भरता है, कभी कभी दिल टूटता है। बट विद कमली मोस्टली अल्लाह का शुक्र कि लोग सोच रहे हैं उसको देख के और वो सोचने का बुरा नहीं मना रहे। अच्छा, मतलब कहते हैं जी वो रिव्यूज़ वगैरह में भी कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आती या हमें दोबारा देखने के लिए जाना पड़ा। तो हम लाइक श्योर, फिल्मों के साथ हमने क्यों तय कर लिया था कि जहन इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा या नहीं करना चाहिए। अच्छा सरमद साहब, जहन की बात चल रही है पाजी, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो जाते हैं फिल्म देखने के लिए तारीफ तो करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भैया फिल्म अच्छी है लेकिन समझ नहीं आई। तो उनको आप क्या कहेंगे? जो फिल्म देखने जा रहे हैं वो उनको क्या मैसेज देंगे आप? नहीं, वो कह रहे हैं जी उनको एक आध चीज समझ नहीं आती, और मैं इस बात पे इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता। मुझे लगता है जी उन पे ये इल्ज़ाम लगाना कि इनका मिजाज नहीं है या ये इतनी जहानत नहीं रखते, मैं तो बहुत ऑफेंड हूँ अगर मैं ऑडियंस में हूँ। तो मेरा ख्याल है उनको लवाजमात हमने सारे दे दिए, और अगर कुछ थोड़ा बहुत फिल्म आपको इंट्रीग कर रही है तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है। अच्छा, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर जो भी सोचता है, जैसे कि अब्दुल रऊफ साहब ने कहा कि एक सूफियाना जो पढ़ते हैं आपके अंदर, उसे आप अनफोल्ड करते रहते हैं हर फिल्म में। ग्रेजुअली मंटू की बात की जाए, जॉयलैंड की बात की जाए, अब कमली की बात की जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका क्या, मैंने एक आपका प्ले देखा था झांझर दीपावा छनकार, उसमें यू लव डांसिंग, आपने झांझर पहनी भी, आपने डांस भी किया। तो डांस के हवाले से आपको क्या लगता है कि मूवीज़ में अगर आपने सब लीड्स के साथ भी काम किया हुआ है, अगर काम करवाना पड़े और ख़ासतौर पर इस पर मूवी बनानी पड़े तो किसको
लीडिंग के तौर पर लेंगे और कैसे आप देखते हैं इसको? ओह देयर सो मेनी पीपल आई फील। और डांस की जहाँ तक बात है जी, मतलब इंसान की बॉडी जो मूवमेंट करने की कैपेसिटी है उसमें आई थिंक डांस उसकी एक बहुत आला दर्जा होता है, जहाँ पे आप एक रिदम को समझते हैं, जहाँ पे सूफीज़म के अलावा भी आई थिंक खुशी में आपका दिल चाहता है आप मतलब आप झूमते हैं या वो, सो आई रियली फील। और डांस हमारी स्टोरी टेलिंग में मौसीकी और रक्स जो है वो रहा है। अब मुझे ये ज़रूर लगता है कि हाँ आजकल के दौर में उसको अब आपको थोड़ा सा आजकल का बनाना पड़ेगा, हाँ मतलब जैसे मुझे वो जो पीछे प्लेबैक सिंगिंग के साथ गाने सिंक हैं वो जैसे अब मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ होता है कभी कभी कि इसको मॉडिफाई करें, इसको मतलब हम अडेप्ट करें। इट कांट बी रनिंग अराउंड द ट्रीज के बस आप गाने लिप सिंक कर रहे हैं दरख्तों के गिर्द घूमते हुए। मतलब ये है कि हम उससे आगे निकलना चाहिए थोड़ा सा। और कमली में भी सही मैंने किया कि कमली में 6 गाने हैं, ठीक है, लेकिन ये कि अब उन गानों को यानी उन एलिमेंट्स को इस्तेमाल कैसे करना है, मुझे लगता है ये एक फिल्म मेकर के पास एक आज़ादी होनी चाहिए कि मैं लवाजमात दूंगा लेकिन रेसिपी। अच्छा सरवत पाजी, एक और चीज जिसकी बड़ी तारीफ की जा रही है जी, बहुत सारे जो देखने वाले हैं वो तारीफ करते हैं लोकेशन की। एक तो मुझे बताएं कि लोकेशन कहाँ की है और दूसरी बात ये कि मुश्किलात कितनी होंगी, क्योंकि जाहिर बात है मुझे जो लग रहा है कोई देहात है या कोई जंगल है, कोई ऐसा इलाका है जो काफी दूर लग रहा है। पाजी इसको हमने कलर कहार से अगर आप उतरे तो वो जो पूरा टेरेन है जिसको सून वैली भी कहते हैं, खुशाब है वहाँ पे, चकवाल भी आता है, देन एक उसको पंजाब का नौशहरा कहते हैं। सो ये वो सारा एरिया, ये 5-6 शहर थे जिनके मुख्तलिफ लोकेशन से हमने मिला के वो कमली का वर्ल्ड क्रिएट किया। मैं कहूँगा उसकी विजुअल से ज़्यादा कहीं मुझे लगता है उस जगह की अजीब सी कोई कैफियत है, वाइब है, वो आपके जो है मतलब शुमाली पहाड़ों जैसे भी नहीं है, जैसे वो खूबसूरत दरख्त हैं बड़े बड़े या बर्फ पड़ी हुई है, वो लाल और ब्राउन मिट्टी वाले पहाड़ हैं, जो उधर घास और पौधे हैं वो भी सख्त जान से हैं, टूरिस्ट भी नहीं वहाँ जाते ज़्यादा। सो वो उस जगह की मेरे लिए वो कैफियत बहुत अहम थी कि वो समहाउ कमली की असास में है। अब उसको पता नहीं, मुझे तो मेलनकॉलिक सी लगती है या वो जो उर्दू में यासियत कहते हैं ना, तो उस जगह में एक वो यासियत सी है, अजीब सी उदासी का। तो वो समहाउ मुझे लगा कि आमतौर पे क्योंकि वही होता है कि आप खुद भी कैरिड अवे हो जाते हैं कि कोई चीज़ आपको नजर आई है। अब उसको एक डॉक्यूमेंट्री की तरह भी हम शूट नहीं करना चाह रहे थे कि हर वक्त हम लोकेशन को एज अ डेकोरेशन नहीं यूज कर सकते। वो लोकेशन में तो वो लोग रहते हैं, वो फील आनी, तो वो मेरा ख्याल है विजुअल से कहीं ज्यादा हम उसकी वो फील एब्जॉर्ब कर रहे थे। एंड इट वाज वेरी टफ जी। आपने जैसे कहा हमारे पास तो वो वाले लवाजमात नहीं है, बहुत जगह ऐसी थी जहाँ मैं दुआ करता था कि अल्लाह में इतने पैसे होते, हेलीकॉप्टर ही एक होता तो वो जो नीचे 1.5 घंटे सबने जाना वापस आना, पैदल भी जाना पड़ा, वो बहुत दिक्कत थी जी, दिक्कत थी। बट बहुत सा सलाम और शुक्रिया टीम का मेरी जी कि उन्होंने। अच्छा, अब हम आए जरा थोड़ा सा आगे उससे चलते हुए, आपकी जो फिल्म है उसमें बुनियादी तौर पे हिजर की कैफियत है जी सर, जो एक का मियाँ और एक का भाई जी, वो दोनों दियारे गैर में गए हुए और इंतजार की थी कैफियत। बिल्कुल सर, ठीक है ना। अच्छा, इस इंतजार को आपने 8 बरस तक तकरीबन खींचा है जी, तो आपको यानी ये लगा कि 8 बरस की जो तन्हाई, दोनों साथ हैं लेकिन दोनों के अंदर तन्हाई तो अपने मौजूद है, तो वो एक्सप्रेशंस को आप ला के बयान कर रहे हैं, मतलब उनको बता रहे हैं, दोनों का इकट्ठा रहना, दोनों का आपस में इख्तलाफ भी होना, ये है कैफियत जो मैं समझ पाया। बिल्कुल सही समझे सर, बिल्कुल 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 सर। अच्छा, और वो रिश्ता सर जो उसमें यानी उनके आपस के रिश्ते की बुनियाद भी वही चीज़ है और दरार की वजह भी वही बनती है कि वो इंतज़ार दोनों का फ़र्क है, एक का भाई है एक का शौहर है वो, और वो मतलब दूसरे सीन से ही हम स्टेट कर देते हैं कि ये मसला है, और अब हम देखते हैं कि इन दोनों की इस कैफियत में से सफ़र कैसा रहेगा। अच्छा, दोनों औरतें हैं और औरत से गहरी कोई ज़ात नहीं, उसकी गहराई को महसूस करना, फिर उस ज़ात का भी ना होना। कुछ सीन हम देख रहे हैं ऑन स्क्रीन पानी में शूट करना, समथिंग लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर मूवीज ना। ये कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप अंदर होते नहीं हो, आपको फ्रेम का नहीं पता होता वहाँ से, ये कैसा एक्सपीरियंस? इट वाज वेरी टफ जी, लेकिन कुछ लोग उसको वो जो समझ में है कि हमने बहुत कोई कॉम्प्लेक्स सिंबलिज्म यूज़ किया है, मैंने तो बहुत बुनियादी सिंबलिज्म यूज़ किया मुझे लगता है। पानी भी है, आग भी है, हवा भी है और मिट्टी भी है, और ये 4 गानों में मतलब हमने इसके साथ में जो
परतें डालने की कोशिश की वो ये कि जी पानी में कैमरा कैसे मूव करेगा, तो जब मिट्टी वाला गाना है जो अब बाबा बुल्ले शाह का है, आप पे पाइयां कुंडियां, उसमें मिट्टी का एलिमेंट है। फिर ज़ेब का गाना काश है, उसमें हवा आती है, और एक गाना है नैना जिसमें हम सो आई फील कि तो एक बुनियादी वो जो अनासिर की बात है, तो पानी के अंदर डेफिनेटली इट वाज इम्पोर्टेंट, दैट इज वेयर वो जो एक रोमांटिक ट्रैक है फिल्म का वो शुरू होता है, अच्छा वहां से शुरू होता अच्छा, है। यू एफिलिएट द कमली विद सबा कमर, वो तो बड़ा एक जबरदस्त डिपिक्शन हमें ऑन स्क्रीन सिनेमा नजर भी आ With रही all है। three, I'll be honest. With Okay. Sania Said, Nimra Bucha and Sabah. मेरे लिए somehow वो ये अगर पता नहीं अपने काम की वजाहत करना मुझे लगता है बहुत अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मेरे लिए वो एक किरदार है जो कि उसकी फिर ये 3 शाखें हैं, तीन शाखें, जो that's a 3 good खवातीन के थ्रू आपको नजर आता है। तो मतलब जो लफ्ज़ कमली की जो इंटरप्रिटेशन है, आई थिंक इंटरमिशन और उसके करीब तो आपको बिल्कुल भूल जाता है कि ये सबा के लिए टाइटल होगा, ये टाइटल सानिया का बन जाता है Yes. ऑलमोस्ट, फिर कहीं निम्रा बुच्चा, You can use it for 3 of them ना। एब्सोल्युटली। एंड अच्छा, हमने कुछ सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखी जिसमें आप भी काफी इमोशनल हो गए थे, सबा कमर भी काफी इमोशनल हो गई थी जब प्रीमियर था। जी। सो दैट वाज मोमेंट्स शायद आप लोगों ने इंतजार बहुत किया, और उसके बाद जो फीडबैक अब ग्रेजुअली आ रहा है, हाउ वाज दैट? अब बहुत फ़र्क हो जाता है जी। जिस तरह मैंने जब घर पे मैं एडिट कर रहा था कोविड के दिनों में, मैंने सेटअप सारा घर मंगा लिया था, वो एक और कैफियत थी। हमने दफ्तर में उसी चीज़ को जब प्रोजेक्टर के ऊपर एडिट करना शुरू किया, वो एक और कैफियत थी। और जब फिल्म, मुझे लगता है कि फिल्म जब तक सिनेमा नहीं बनती तो वो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। एंड सिनेमा का मतलब है बहुत सारे लोगों के साथ मिलके उसको देखना, तब वो सबकी एनर्जी, वो किसी का बेचैन होना, किसी का अपनी कुर्सी पे आगे होना, आई फील वो जो कैफियत है ना, वो फिर खाली पर्दे वाली कहानी नहीं रह जाती। इसीलिए मुझे लगता है कि फिल्म से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है सिनेमा के कल्चर को बांध के रखना या उसको फ़रोग़ देना, कि हम सब इकट्ठे मिलके एक कहानी सुनने की। तो वो हमने सब इकट्ठे जब सुनी, और बहुत सारे दोस्त थे, वो प्रीमियर था खैर, तो वो आई थिंक सबा तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी, और 3 साल से हम जुड़े हुए थे इससे। सो वो जी कुछ सच्चे सच्चे जज्बे थे सब। अच्छा, आपने एक ना टर्म भी यूज की थी, साइकोलॉजिकल ड्रामा इन दिस मूवी। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? लाइक I think everything is psychological at the end of the day, because हमारा जहन It's है, drama. and drama and by psychological I just mean कि वही जिस तरह हम लोग कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं या हमें सोचना पड़ रहा है। मजबूर सो मेरा ख्याल है नफ्सियात उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी जिस्मानी कोई, मतलब बाकी आपके खद्दो खाल कह लीजिए, आपकी हेल्थ इवन। सो वो जहन की जो एक डायमेंशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खामोश बहुत से सीन हैं, बड़े लोग कहते हैं बहुत खामोश है, जो फिल्म समझने वाले लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं कि अगर आपकी खामोश फिल्म आपका मतलब नहीं समझा सकती तो फिर वो फिल्म नहीं है। तो ये आपके हमेशा रहा है। मैं मतलब ये जानता हूँ कि आप बहुत पढ़ने वाले आदमी हैं, सिनेमा को बहुत देखने वाले आदमी हैं, तो जो अंदरूनी टर्मोइल है कैरेक्टर्स का, उसको बयान करते हुए खामोशी में ये मुश्किल लगा? मतलब ये आपके ख्याल में कभी ये नहीं आया कि शायद फिर वही बात कि ऑडियंसेस ना समझ पाएं, या आप समझ रहे हैं कि वो ज़हीन है, वो बिल्कुल उसी को उसी तरह समझेंगे? सर फिल्म में आपकी भी इतनी दस्तरस है उस पूरे फील्ड के ऊपर, देयर सो मेनी लेयर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार मतलब मिसाल के तौर पे साउंड डिज़ाइन एक ऐसा फेज़ है फिल्म का जहाँ पे आप सारे छोटे छोटे इफेक्ट्स को दोबारा क्रिएट करते हैं, जो रिकॉर्ड हुए हैं उनके लेवल्स ऊपर नीचे करते हैं। तो मुझे लगता है वो हो गया, म्यूज़िक हो गया, लाइटिंग से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ कैमरा मूव करने से आप कितनी चीज़ें और मुझे थोड़ा सा कहीं आई थिंक अगर मैं कॉन्शियस था इस चीज़ से था कि जब टीवी से आप आते हैं ना तो सबसे पहला आता है ये ड्रामे जैसी फिल्म बना दी है। तो मैं पहली लाइन में ही ड्रॉ करता हूँ कि ड्रामे में हम इतना स्पून फीड करते हैं, ड्रामे में ये चाय पी लो, तो चाय नजर भी आ रही होती है बट वी आर यूज्ड टू कि हमें डायलॉग चाहिए साथ। सो इसमें जो डायलॉग का ड्राफ्ट था मेरा ख्याल है उसका पहला फेज वही था कि जितना डायलॉग निकल सकता है निकाल देते हैं, ताकि एक वो विजुअली और लोगों को वो सिनेमा में ऊपर से आप तैयार होते हैं कि आप खामोशी से अंधेरे में बैठ के आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं किसी चीज़ को। सो यस आई थिंक एक लीप ऑफ फेथ थी, लेकिन मैंने कहीं भरोसा किया कि नहीं ये खामोशी लोगों के लिए ज़रूरी है बजाय इसके कि बातूनी फिल्म बनाई जाए। कमली के थ्रू खामोशी के लोगों को बस सुनाने की और बताने की कोशिश की है। आग से शुरू करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा गाना है, आप देखिए। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी
वेलकम टू शो आफ्टर ब्रेक। सहमद हमारे साथ मौजूद हैं, कमली के हवाले से हमने बात की है, थोड़ी सी गुफ्तगू इनसे जॉय लैंड के हवाले से भी Yes. तो स्टैंडिंग ओवेशन मिली आपको, बहुत क्रिटिक्स ने पसंद किया, और जहाँ तक मैं जानता हूँ अगला प्रोजेक्ट आपका अब ये है कि जॉयलैंड को पाकिस्तान में रिलीज किया इंशाल्लाह सर जी। ठीक है। जी। ये टफ लग रहा है क्योंकि कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है आपका बहुत ज्यादा। एक सवाल से ये भी बात कीजिएगा कि कंट्रोवर्सी आपके जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं आप चाहते हैं कि पेचीदा हाँ, किरदार, चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि वो किरदारों को पेचीदगी ज्यादा देता है, और जितनी लेयरिंग ज्यादा होगी किरदारों में उतने वो जानदार किरदार होंगे, बजाय इसके कि स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स मतलब बने हुए हों। सर जॉयलैंड पे एक तो सबसे पहले मैं आई एम वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। जॉयलैंड लिखी और डायरेक्ट साइम सादिक ने की है। वो लम्स का ग्रेजुएट है, फिर कोलंबिया गया वो पढ़ने, मेरे साथ उसने कोई 3-4 साल काम किया था। व्हेन ही असिस्टेड मी बैक देन, जब एक मैंने पीरियड प्ले बनाया था। खैर पता नहीं, मुझे ना वही लगता है कई दफ़ा एक बस तोहमत सी लग जाती है ना आप पे कि मतलब अब मिसाल के तौर पे ज़िंदगी तमाशा में मुझे था कि वो तो एक नात ख्वां की कहानी थी, और कैसे तय कर लिया सबने कि दाढ़ी वाला शख्स है और नात ख्वां है तो मैं कोई बुरी बात कर रहा हूँगा या मैं सनसनी फैला रहा हूँगा। इट वॉज मेंट टू बी। मुझे बल्कि ज़िंदगी तमाशा के वक्त दुख ये होता था कि एक इस तरह के पेरेंट्स वाले आदमी को हमने स्टेरियोटाइप कर दिया एज अ टेररिस्ट इन वर्ल्ड सिनेमा। चाहे हिंदुस्तान हो चाहे हॉलीवुड हो, कहीं पे भी आपको एक मुसलमान किरदार नजर आता है जिसकी दाढ़ी है, उसने टोपी पहनी हुई है, तो वो दहशतगर्द हो गया था। सो दिस वाज अ वेरी हार्ट फेल्ट स्टोरी टू बी ऑनेस्ट विद जॉयलैंड ऑल्सो, कि उसमें डेफिनेटली जो हमारा एक एंसेम्बल है, एक घर भी है उसमें, जो वालिद साहब का किरदार भी है, बेटे भी हैं, लेकिन उसमें एक बहुत इंटेग्रल रोल है एक ट्रांस लड़की का। सो अब वही बात कि अगर एक किरदार का ट्रांस होना लोगों को लग रहा है कि ये कंट्रोवर्शियल बात है, ये जाने बगैर कि कहानी क्या है, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ों से हम दूरी रख लेते हैं उसको कंट्रोवर्शियल कह के, बिकॉज हम अपने उसमें बहुत मज़े में हम कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, और फिर वही होता है वो मेन स्ट्रीम कब मीडियोक्रिटी बन जाती है वो हमें खुद भी एहसास नहीं होता। अपने फेजेस मुझे लगता है मैं अपने आप को झंझोड़ता हूँ कि नहीं 3-4 साल से वही बन रहा है ड्रामा, पैसे भी आ रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, कहानी एक्सपेरिमेंट करने को कोई तैयार तो नहीं इस है। क्रिटिक को फीडबैक के तौर पर भी लिया जा सकता है। जॉयलैंड की बात की जाए, कमली की बात की जाए, मंटू की बात की जाए, जितने लोगों ने क्रिटिक किया उससे ज़्यादा लोग देखने वाले और पसंद करने वाले भी हैं। लेकिन आप जो सिनेमास में आजकल चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से मैंने वैसे शुरू प्रोग्राम के आगाज़ में इस चीज़ का गिला भी किया था कि मुझे टिकट नहीं मिली थी, वो इसलिए आपने कहा खुशी वाली बात भी है और ये बात भी कि मुझे टिकट नहीं मिली थी, लेकिन बाकी मूवीज़ भी लगाई जाती है, जैसे टॉप गन भी साथ ही रिलीज़ हुई। स्क्रीन टाइम कंपैरेटिवली उस तरह से नहीं दिया जाता, इस बारे में आप क्या? देखिए बुनियादी तौर पे तो मैं यही कहूँगा वो मांग की बात है। अब अंग्रेज़ी फिल्म आ रही है इतनी बड़ी और लोग देखने जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई तरीका है उसको रोकने का। नहीं है। हमारे लिए जो है एवेन्यूज़ कम हैं जिस पे काम करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे पता नहीं अब ये बात भी कंट्रोवर्शियल है कि नहीं, मुझे लगता है जैसे हमारी एक बहुत इमीडिएट मार्केट हिंदुस्तान है, क्योंकि ज़बान, शक्लें, जो हमारी कहानियाँ, हमारे मसाइल मिलते जुलते हैं, लेकिन हमारी फिल्म को कभी भी वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी या विंडो नहीं मिला। अगर वही मार्केट खुल जाती सो हमारे लिए बहुत सा फिल्म का स्कोप बढ़ जाता। ईरान में हमारी फिल्म नहीं चलती, आपकी बाकी दुनिया में, तो हम वो जो सिर्फ पाकिस्तान के बॉक्स ऑफिस पे रिलाई कर रहे होते हैं, मुझे लगता है वो उसमें ये पेचीदगी रहेगी। फिर हम लड़ते भिड़ते रहेंगे, फिर कभी हम लोगों को सिर्फ पाकिस्तानियत का वास्ता दे के कहते हैं हमारी फिल्म देख लें, जो कि मुझे लगता है एग्जैक्टली की बात है कि उनकी मर्जी है और किसी की भी, मेरी है किसी और की, और वो उन्होंने कुछ अरसे किया भी। लोग भी आई फील कि जब रिवाइवल का हम नारा लगा रहे थे लोग गए, बट अब वही बात है जहाँ घर में नेटफ्लिक्स वतन लोगों को आवाज दे के कहेंगे आओ फिल्म देखो, जबकि फिल्म उस काबिल ना हो और उनको मन नहीं कर रहा, तो उनका मन नहीं कर रहा, मतलब आपको उस लेवल पे खुद आना पड़ेगा। जबरदस्ती तो आप नहीं कर सकते। हाँ हरमीत। अच्छा पाजी, मैं जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल भी कमली के हवाले से। पाजी इसमें लास्ट में अगर हम देखें, लास्ट में जो सीन है, वैसे मुझे ये सवाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन सस्पेंस ना बस खोल दीजिएगा सारा मेरी फिल्म का। अच्छा मैं उसमें जो लास्ट में सीन में अगर हम देखें तो इससे क्या मुराद था? क्या कोई आने वाली फिल्म आप सेकंड पार्ट इसका बनाने जा रहे हैं, या इसमें जो सीन है क्या वो खातून पर लोग सुधार जाती है? क्या बहुत सारे लोगों के मन में बड़ा सवाल है भाई। सर मुझे तो याद है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए वही कहानियां ज्यादा
دل میں رہ جاتی تھیں جو کہیں ادھورا سا کچھ Yes, چھوڑ. اور yes. کہانی کا حتمی آخری اختتام تو مجھے لگتا ہے نہیں ہوتا, موت ہی ہوتی ہے یوزلی. سو اگر موت نہیں دکھا رہے تو آئی فیل وہ بھی میرے لیے, مطلب جیسا مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کیا ہوتا ہے, میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا. میں نے کہا بس میرا دل کیا کہ یہاں پہ ختم ہو جائے. اب آگے ہاں نہیں پارٹ 2 والا تو نہیں جی, میرا نہیں خیال یہ ایسی کہانی ہے جس کا پارٹ 2. اچھا مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلیاں پکڑنے گئی ہے, دوبارہ آئے گی انشاءاللہ, دوبارہ دوسرے اس میں آئے گی. کسی نے مجھے کہا کہ وہ پانی کے اندر سبا کمر کیا وہ جب جاتے, میں نے کہا نہیں اگر پارٹ 2 بنا تو میں نے کہا پھر پانی میں سے میں نکلوں گا. میں نے کہا یہ ہوگا پارٹ 2, پھر میری انٹری ہوگی. یا ایک مچھلی نکلے گی اور جو اپنا روپ بدل لے گی اور پھر وہ سائنس فکشن ہو جائے گی. جل بن مچھلی کریں گے ہم اگلی اچھا سرمد پاجی, ایک اور چیز جو ہم بہت دیکھتے ہیں, بہت زیادہ آپ بہت زیادہ اپنے پروجیکٹ میں بزی ہو گئے, کبھی آپ اچھی اداکاری بھی کیا کرتے تھے, کیا وجہ بہت کم نظر آتے ہیں؟ کرتے ہیں. اچھا جب میں کرتا ہوں, اچھا ایک اپنے پروجیکٹ میں اداکاری جو ہے نا وہ میں نے منٹو میں آخری دفعہ کی تھی اور اس نے مجھے بہت تھکا دیا. وہ ڈبل رول جو ہے ڈائریکٹر اور ایکٹر والا, وہ میں نے اس کے بعد نہیں کیا ٹو بی آنیسٹ. لیکن لوگوں کے پروجیکٹس میں کرتا ہوں, لیکن ایک آنیسٹلی ٹی وی میں ان کو نہیں سمجھ آتی کہ جب آپ 40 سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ کا کردار کیا ہے. وہ کبھی مجھے کہتے ہیں 30 سال کے انسان کا والد بن جائے, میں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں 100 سال کے بندے کا بھی والد بن جاؤں گا. لیکن وہ والد کر کیا رہا ہے, بیٹا کھانا کھا لو, بیٹا سو جاؤ, بیٹا تمہاری شادی نہیں ہو رہی. So I don't want to honestly say, but کبھی کبھی مل جاتا ہے اچھا رول تو میں کر لیتا ہوں, اور کبھی کبھی ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ 40 کے بعد بھی مرد عورتیں جو ہیں ان کی زندگی میں بہت کہانیاں ہوتی ہیں. سو یا مجھے ایج ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں یا ایج اپ کرنا چاہتے ہیں. ٹام کروز اگر 60 برس کی عمر میں آ کے ٹاپ گن میں مطلب دوبارہ وہ رول کر سکتا ہے, رول ہونا چاہیے. اچھا واٹ از نیکسٹ, مطلب ہمارے لیے اسکرین کے توسط سے, مطلب جو لوگ اب آپ کملی دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ان کے لیے مزید کیا اس وقت پائپ لائن میں ہے, اینڈ وٹ از گوئنگ ٹو. اب انشاءاللہ جیسے سر کہہ رہے تھے جوائے لینڈ کی ریلیز پاکستان میں, کیونکہ آپ یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ آرٹ کے حوالے سے سرحدیں ہونی چاہیے. آپ کی آرٹ, پینٹنگ, کہانیاں, شاعری, اس کو پوری دنیا میں جو اس سے فیضیاب ہونا چاہ رہا ہے, لیکن اس کی ایک پرائمری آڈینس ہوتی ہے جو اس کی باریکیاں سمجھتی ہے, جس زبان میں وہ بنتی ہے. تو مجھے بہت افسوس ہوگا کہ جوائے لینڈ یہاں پہ نہ دیکھی جائے. وہ ادھر کی کہانی ہے, وہ لاہور میں سیٹ ہے, وہ پنجابی اردو میں بنائی گئی ہے. سو جوائے لینڈ کی ریلیز, اور زندگی تماشا اس دفعہ 18 مارچ کو ریلیز ہونی تھی, جو ڈیلے ہو گیا بیکاز آف ڈسٹریبیوٹر کی ایک ایڈوائس کے اوپر. سو اس سال یہ دونوں فلمیں, مطلب پرانا وہی کام ہے یہ جو 2-3 سال کا, سو ان دونوں فلموں کو ہوپ فلی ہم سنیما. بٹ دی لیسٹ ینگ اور بالکل یہ فریش ٹیلنٹ آپ نے اپنی مووی میں کملی میں کیا. جی. اب آپ کی ہیوج فین فالوئنگ ہے, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں, تو ینگسٹرز کو کوئی جاتے ہوتے میسج دے دیں. تحمل, صبر. مجھے لگتا ہے کہ بس وہ کرنا چاہیے آپ کو. ہم سب نا وہ 2 منٹ والا نوڈل پکانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, اور یہ کام خاص کوئی بھی کام مجھے لگتا ہے وہ دھیمی آنچ والا کام جو ہے نا وہ صحیح رہتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, گڈ ٹو سی یو. بہت مزہ آیا سر ان سے باتیں کر کے, بہت تشنا رہ گئی باتیں, بہت باتیں رہ گئی ہیں. چلیں جی, آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. السلام علیکم. بریک کے بعد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عرفان مفتی صاحب, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ کے. ارشد محمود صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. بیداری سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے, اور بیداری سیالکوٹ کی کیوں بات کر رہے ہیں ہم اس سوال سے بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا فرحان, ایڈیشنل سیکرٹری ہیں ویمن ونگ کی, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ بیداری کے تحت ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی پچھلے دنوں جس میں مختلف NGOs انہوں نے حصہ لیا. مین مقصد اس کا یہ تھا کہ لوکل باڈیز الیکشن کو اس طریقے سے انشور کیا جائے کہ وہ فوری طور پہ ہوں. اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے ان کا ٹینیور بھی 5 سال تک کیا جائے, جو کم کیا گیا ہے. مختلف لاز اس میں جو اس سہولت کے ساتھ ہو کہ اس میں یہ پارٹیسپیشن یقینی بنائی جائے کہ خواتین زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. اس میں مارجنلائز جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کی سیٹس کو ریزرو جو ان کو انشور کیا جائے کہ وہ ان کا حصہ زیادہ سے زیادہ ہو. بجٹ 30% تک ایلوکیشن ہو تاکہ لوگ اس کے بارے میں جو لوکل باڈیز ہیں وہ پوری یکجہتی کے ساتھ, ہمہ جہتی کے ساتھ اور مستقل طریقے کے اوپر وہ کام کر رہی ہوں. یہ کتنا ضروری ہے, کیوں اتنا ضروری ہے کہ لوکل باڈیز
زیادہ سے زیادہ اس ملک میں ان کو مضبوط بنایا جائے. عرفان صاحب سے سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں, پھر ہماری بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے ہم. عرفان صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوکل باڈیز کا اتنا زیادہ ہے, اس کو کیوں انشور کرنا ضروری ہے؟ جمہوری روایات کیا اس سے زیادہ مضبوط ہوں گی؟ اس حوالے سے ہے لوکل باڈیز کے تحت نچلی سطح تک جو لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی. کیا مطلب اس میں کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی کمی بھی ہے؟ جی شکریہ رؤوف صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جمہوری تعریف کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ایک پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کا نظام ہوتا ہے کہ جس کی دو کمپیٹنسیز ہونی چاہیے. پہلی کمپیٹنسی یہ ہونی چاہیے کہ اس کی ایبلٹی ہو ٹو کنیکٹ ود اٹس پیپل. اگر وہ جمہوریت ہوتی ہی نہیں ہے جو اپنے لوگوں سے کنیکٹ ہی نہ کر پائے. اور دوسرا یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی انٹرنیشنلی ریکگنائز لا کے تحت اس کو اکنالج کیا گیا ہو. تو یہ دو بنیادی کمپیٹنسیز ہمیں تاریخ بتاتی ہے. اب پاکستان کی آبادی اس وقت کوئی 23-24 کروڑ کے لگ بھگ ہے. 24 کروڑ لوگوں کو 1300-1350 پارلیمنٹیرینز, ایم این اے, ایم پی ایز اور سینیٹر سے آپ نہیں چلا سکتے. آپ کو ایک ایسا نظام لانا پڑے گا جس سے ایک دیہات کی سطح تک لوگوں کا فیصلہ سازی میں شمولیت لازمی ہو. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا ایک گاؤں کی گلی کا ایک بلب خراب ہو جاتا ہے جو اسٹریٹ پوسٹ کا, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی صوبائی ایم پی اے تو نہیں آئے گا یا قومی سطح کا. اس کے لیے وہیں کا کوئی ایک ایسا نمائندہ ہوگا جو وہاں کے لوگوں کا الیکٹڈ ہوگا اور وہیں کے وسائل کو استعمال کرنے کی اس کے پاس صلاحیت اور اختیار ہوگا. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کا ایک ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے. اگر آپ ایجوکیشن کے انڈیکیٹر دیکھیں, ہیلتھ کے انڈیکیٹر دیکھیں, جو موٹیلٹی ہو رہی ہے بچوں کی, ماؤں کی, جو پریگننسیز اور ڈیلیوری کے دوران, تو اتنا بڑا یہ ڈیفیسٹ ہے کہ اس کو آپ چند 100 جو بااختیار لوگ ہیں ان سے نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ریاستی نظام کے ساتھ ساتھ ایک ایسا جمہوری نظام کھڑا کرنا پڑے گا جسے آپ لوگوں کے بنیادی مسائل وہیں پر حل کر سکیں. اب دیکھیں, میں ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان کا اس وقت جو ٹوٹل قرضہ ہے وہ کوئی 43,000 ارب روپے کا ہے. اب یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اس لیے کہ آپ کا جو پورا ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ اتنا مہنگا ہے کہ آپ قرضہ لیتے ہیں, بڑے بڑے میگا پروجیکٹ کانٹریکٹرز کو دے کر آپ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نہیں ہوگا. وہ چند جگہوں پر تو ہوگا, نیچلی کی سطح پر نہیں ہوگا. سو اگر آپ جینوئنلی لو کاسٹ ایفیشینٹ ڈیولپمنٹ کا ماڈل لانا چاہتے ہیں تو ڈیسیجن میکنگ آپ کو مقامی سطح پر لانی پڑے گی. پاکستان کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے. یہ اتنا بڑا ملک ہو گیا ہے کہ اس کو بغیر مقامی حکومتوں کے نظام کے آپ چلا ہی نہیں سکتے. دوسری بات میں مثال سے دیتا ہوں کہ جو مسئلے ہیں گاؤں دیہات کے مسئلے کیا ہیں. گندا پانی کا مسئلہ ہے, اسکول نہیں چل رہا, ہیلتھ یونٹ میں دوائیاں نہیں ہیں, وہاں پر تفریح گاہیں خراب ہیں. یہ کن کے مسئلے ہیں؟ یہ عورت کے مسئلے ہیں. کیونکہ جو بیماری ہے وہ گھر میں جو آئے گی بچے کو, اس کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ وہ عورت دیکھے گی. جب تعلیم بچے کو نہیں ملے گی تو اس کا مسئلہ کس نے دیکھنا ہے؟ وہ عورت نے, ماں نے اٹھانا ہے. تو ہم یہ کرتے کیا غلط ہے کہ ہم اگر مقامی حکومتوں کا نظام لاتے بھی ہیں تو اس میں عورت کو شامل ہی نہیں کرتے. ہم کسان مزدور کو وہاں شامل ہی نہیں کرتے جس کی زراعت کا مسئلہ ہے. سو آپ کو دونوں فیصلے کرنے ہیں. ایک تو مقامی حکومتیں بالکل دیہات کی سطح تک لے کر جانی ہیں, اور دوسرا ان لوگوں کو اس فیصلہ سازی میں لانا ہے جن کے اصل میں یہ مسئلے ہیں. وہ تعلیم, صحت, روزگار, گندگی, صفائی, حفظان صحت, یہ مسئلے کن کے ہیں؟ یہ گھروں کے مسئلے ہیں, اور گھروں کے ارد گرد جو گاؤں کی بستیاں گلیوں کے مسئلے ہیں یہ عورت کے بغیر نہیں ہو گے. سو آپ کو ان طبقوں کو شامل کرنا پڑے گا تو آپ کا وسائل بھی بہتر ہو جائیں گے, ان کی ایفیشنسی, اور آپ کے فیصلے بھی صحیح طریقے سے ہوں گے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت سارا ڈیولپمنٹ کرائسس ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم مقامی حکومتوں کو نہ چلنے دیتے ہیں, نہ ان کو وسائل دیتے ہیں, نہ ان کو اختیار دیتے ہیں. ارشد صاحب کی طرف چل رہا ہے یہیں سے. جو مقامی حکومتوں کا مطلب ہم نے اسٹرکچر دیکھا ہے یہ ہمیشہ سے ایک امبیلنس سا مطلب رہا ہے. اس میں تسلسل نہیں رہا. تسلسل کی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مطلب پولیٹیکل ول نہیں ہے لوگوں کو مقامی حکومتوں کو اختیار دینے کے لیے. مختلف گورنمنٹس آتی ہیں, وہ وعدے کرتی ہیں, وعدے سے مکر جاتی ہیں, پھر جہاں الیکشن ہونے ہوتے ہیں وہاں الیکشن نہیں ہوتے, جو اختیارات دینے ہوتے ہیں ان اختیارات کو نہیں دیا جاتا, عدالتیں بھی فیصلہ کر دیتی ہیں اس کے باوجود وہ نہیں ہو پاتا. جی سر, بہت شکریہ. اصل میں دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ
तसलसल नहीं और बड़े लंबे गैप्स आ जाते हैं। जब एक दफ़ा एक सेटअप बनता है, उसके बाद जब अगला इलेक्शन होना होता है वो मुलतवी हो जाता है और उसके बाद सालों गुजर जाते हैं और दोबारा इलेक्शन नहीं हो पाता, नए अदारे नहीं आ पाते, और फिर जो उसका टेम्पलेट है, फॉर्मेट है, वो हर दफ़ा बदल जाता है। एक्चुअली जितना फॉर्मेट बनाया जाता है दैट इज़ नेवर प्रो पीपल। लोगों की ज़रूरियात जो है उनको मद्देनज़र रख के नहीं बनाया जाता। वो लोग जो रूलिंग एलीट में शामिल होते हैं, हमारा बनाया गया निज़ाम जो है वो किस हद तक उनको सहूलत देता है उस बात को मद्देनज़र रखा जाता है। और जब लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के निज़ाम बनाया नहीं जाता तो फिर लोगों के मसले हल भी नहीं होते और वो उसी तरह से तरसते रहते हैं कि हमारे बुनियादी मसाइल हल। ठीक है इरफान, एक सवाल और आपकी तरफ से मतलब ये अच्छा। बात है। एक सेकंड हरमीत, एक सवाल है बड़ा वो, ये अभी आपने जो देखा कि जी, अभी जी, तो तब्दीली जी, आ जी। गई है और आप जैसे बता रहे थे कि विलेज लेवल के ऊपर जो वो अख्तियार जाना था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो अब मुस्लिम लीग नून की यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठी हुई हैं, इनको क्या मतलब हम कहें किस तरीके से उसको दोबारा शामिल किया जाए, विलेज लेवल तक जाना क्यों ज़रूरी है? और दूसरी एक और बात, जैसे आप बता रहे हैं कि बड़े शहर बहुत ज़्यादा हो गए लेकिन मुकामी हुकूमतों का जो सिटी लेवल के ऊपर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा, उसके नुकसानात क्या होते हैं? देखिए, एक बड़ी अच्छी बात में आपने की है कि खैबर पख्तूनख्वा का अगर आप मॉडल देखें तो वो है एक विलेज बेस्ड। नतीजा ये क्या है कि जो सारा डेवलपमेंट का फ़ंड है ना वो विलेज के सतह पर जाता है और वो सही इस्तेमाल होता है। पंजाब में 2019 में इन्होंने पहली दफ़ा एक लॉ लाए थे नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल का, जिसमें था कि 2000 से 3000 तक की आबादी का एक गाँव जो है वो अपने नुमाइंदे खुद चुनेगा और उसको एक ख़ास बजट वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो गांव के जितने मसले हैं वो खुद वो हैं देखें। अब जो 2021 में इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया और अब सुनने में आया है कि जो तजावीज़ ला रहे हैं उसमें इन्होंने फिर विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल को ख़त्म कर दिया। ये इंतहाई मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा फिर हम वापस चले जाएंगे उसी निज़ाम की तरफ जो सही डिलीवर नहीं करेगा। सो पहली बात तो यह है कि विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल का होना इस निज़ाम के अंदर इंतहाई ज़रूरी है। यूनियन काउंसिल अभी भी एलीट बेस्ड है क्योंकि उसकी आबादी जो है ना वो 25 से 30 हज़ार की आबादी में एक यूनियन काउंसिल होती है और उसमें एक गरीब जो है वो इलेक्ट नहीं हो सकता। तो विलेज के अंदर एक गुंजाइश है कि एक आम औरत, एक आम मजदूर, किसान वहाँ इलेक्ट हो सकता है और अपने गांव की तरक्की में काम कर सकता है। तो एक तो ये है कि विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल के बगैर मकामी हुकूमतों का निज़ाम मुकम्मल नहीं होता। दूसरी बात जो आपने कही है कि पंजाब इस वक्त कोई लगभग 12 साढ़े 12 करोड़ का सूबा है। अगर ये आज़ाद मुल्क होता ना तो दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होता। ये इतनी बड़ी आबादी का ये सूबा है और इसके अंदर इस वक्त 5 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 1 मिलियन से ऊपर है और कुछ ऐसे शहर हैं जो कि 1 मिलियन के करीब आ चुके हैं। आप ऐसे शहर अगर आप एक प्रोविंशियल निज़ाम से चलाएंगे तो ये नहीं चलेंगे, आपको सिटी गवर्नमेंट्स देनी पड़ेंगी। जैसे बॉम्बे की है, जैसे कलकत्ता है, जैसे दिल्ली है, ये सारे सिटी गवर्नमेंट्स के तहत चलते हैं। वो अपने मेयर खुद इलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और उसके साथ पूरा शहरी निज़ाम चलाते हैं। लाहौर को भी आपको सिटी गवर्नमेंट देनी पड़ेगी, फैसलाबाद को, सियालकोट को, रावलपिंडी, मुल्तान को, ये सिटी गवर्नमेंट से चलेंगे। और सिटी गवर्नमेंट की बुनियादी तकाजे क्या है कि आप उनको बजट उनके अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने दें, उनके मेयर को डायरेक्ट इलेक्ट करें, आप उनके जितना वो एक कैबिनेट है मेयर की वो डायरेक्ट इलेक्शन से लेकर आए। उससे होगा कि एक निज़ाम बनेगा, जैसे आप सूबे का निज़ाम बनाते एक बड़े शहर का निज़ाम बनाएंगे। लेकिन रऊफ़ इसमें मसला क्या है, पंजाब में एक चीफ मिनिस्टर होता है, वो कभी भी DA खान और उधर जा नहीं सकता क्योंकि वो बड़े शहरों की ही मैनेजमेंट में लगा रहता है। तो आप बड़े शहरों की मैनेजमेंट उनके मेयर्स को दे दें तो चीफ मिनिस्टर का काम फिर तमाम ज़िलों और शहरों को देखने का हो जाएगा। सो जब आपका प्रेशर सूबाई हुकूमत से कम हो जाता है सिटी गवर्नमेंट की निज़ाम की वजह से, तो फिर जो चीफ मिनिस्टर है वो ज़्यादा तवज्जो देगा सूबे की तरक्की पर। फिर वो सिर्फ लाहौर की तवज्जो नहीं देगा या फैसलाबाद पर तवज्जो नहीं देगा, वो सब पर देगा। सो मेरा ये ख्याल है कि सिटी गवर्नमेंट एक बुनियादी तकाजा है जिससे बड़े शहरों को अगर आपने मैनेज करना है तो वो सिटी गवर्नमेंट के साथ कर सकते हैं और वो इलेक्टेड हो और उसका निज़ाम डायरेक्टली मेयर के तहत चलाया जाए तो फिर ये चल जाएगी। हमारे साथ हरमीत मौजूद है इस्लामाबाद से, तो इनकी भी बात सुन लें, एक सवाल ले लें फिर आपके साथ हैं। जी हरमीत। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि 18वीं तरमीम का मकसद ये था कि तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो सूबों तक मुंतकिल किए जाए और सूबों से ये निचली सतह पर चले जाएँ। लेकिन क्या वजूहात हैं, क्या मजबूरियां हैं कि आज भी हम देखते हैं सूबों की जानिब से मामलात को टाल मटोल दिया जाता है, वो इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह तक पहुँचने में बड़ी ताख़ीर होती है। इसकी वजूहात क्या हैं बाजी?
जी हम ये से शुरू कर लेते हैं इस सवाल से, और फिर ये दोनों तरफ के भी सवाल आ गए। अरशद साहब की भी बात है, इरफान की भी बात है, अब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है और ये लगता ये है कि गवर्नमेंट चलनी है। मुस्लिम लीग की तो नहीं, पीडीएम की कह लें, सारी पार्टियां शामिल हैं, जिसका मतलब ये है कि एम्पावर बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। और फिर आप खातून होने के नाते ये भी देखिएगा कि ख़वातीन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई है, मीटिंग हुई है, उसमें भी आया कि ख़वातीन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। इसको इंश्योर कैसे करने के लिए किया जाए, क्या किया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक कल्चरल डाइवर्सिटी रखता है, और इस कल्चरल डाइवर्सिटी को कामयाब बनाने के लिए तमाम सूबों का जो है इसके अंदर किरदार अदा होना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट जो है जितने भी अमेंडमेंट्स करती है, जो भी तमाम मामलात करती है, उसमें क्या वो तमाम सूबों को ऑन बोर्ड ले रही है कि नहीं ले रही। और इसमें सबसे पहले हम लोगों की जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हम लोग जो वज़रा लेवल पे जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो कि हमारी असम्बली लेवल पे चीज़ें हो रही होती हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। किसी भी हुकूमत को अगर हम उठा के देख लें तो आप जब एक गवर्नमेंट बनती है तो किसी भी मेंबर को आप लोग मेरी बात से जो है वो मुत्तफिक होंगे कि किसी भी मेंबर को कोई इस तरह का टास्क नहीं दिया जाता कि जिसको जो है कॉर्डली उससे फिर पूछा जाए कि आपका ये टास्क है और आप इस टास्क को अचीव करने में किस लेवल तक गए हैं। फिर उसमें जिन चीज़ों में अगर वो नहीं अचीव कर पाए अपने लेवल्स को, तो उस पर जो है इंतज़ामिया या बाकी तमाम लोगों के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन करवाई जाए। अब ये मामला वहीं से हैं कि जब तक आपके वज़रा लेवल से चीज़ें मकामी हुकूमतों तक मुंतकिल नहीं होंगी, आप जो है अपनी इन चीज़ों को बिल्कुल भी जो है, जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक फैक्ट है, इस टाइम हम सब इन तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। जब तक आप लोग जैसे लोकल बॉडी गवर्नमेंट जो मेंबर्स हैं हमारे, जब तक गवर्नमेंट की रसाई अपने वज़रा, अपने सूबाई मेंबर्स, अपने नेशनल असम्बली के मेंबर्स के थ्रू उन तक नहीं होगी, आप आम आवाम तक आपकी रसाई नहीं है। एक आम जो पब्लिक जो आम सिविल सोसाइटी का जो इंसान है, उसकी पहुंच बामुश्किल होता है कि वो अपने चेयरमैन या काउंसलर तक ही पहुंच जाए, तो सीएम लेवल या प्राइम मिनिस्टर लेवल तक तो बहुत दूर की बात है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे लोकल बॉडी मेंबर्स हैं उनको हम लोगों को जो है ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है, और इख्तियारात की मुंतकिली जो है वो बेहद ज़रूरी है। इसके बगैर आपका माशरा किसी तरह तरक्की नहीं कर सकता, और इसमें सिविल सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है, उसको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। सिर्फ तमाम चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पर नहीं ठीक की जा सकती। एक छोटी सी ब्रेक ले लें, वापस आएंगे, यही से शुरू करेंगे। पॉइंट्स और बड़े ज़रूरी हैं जिसके बारे में मतलब ये है, एक तो इरफान ने भी जैसे अपनी गुफ्तगू में कहा, अरशद साहब भी जैसे बात कर रहे हैं, और वो ये ख़वातीन का ज़्यादा से ज़्यादा रोल होना, और दूसरा अख्तियारात के साथ साथ पैसा की मुंतकली भी जो है, बजट उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, उसको इंश्योर कैसे करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। अरशद साहब, आपकी तरफ आते हुए, मजबूत निज़ाम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, सियासी निज़ाम बनाने के लिए, कि जो मकामी सतह की हुकूमतें हैं इनको मौसर बनाया जाए। फिर पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में इसको और ज़रा मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि ख़वातीन की पार्टिसिपेशन भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसको इंश्योर किया जाए। ये दोनों किस तरीके से होंगे, आप क्या सजेस्ट करें? दोनों चीज़ें हैं। एक तो जैसे पाकिस्तान की रवायत है कि क़वानीन यहाँ पे बहुत मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। जैसे अभी बात कर रहे थे वक्फे के दौरान के हमारे आइन का आर्टिकल 7, आर्टिकल 32 और फिर 140A इस बात के लिए प्रोवाइड करता है कि कम्प्रिहेंसिव निज़ाम जो है मौजूद हो, जिसमें तमाम तबकात की नुमाइंदगी हो, और साथ ही साथ उनको माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात जो हैं पूरी तरह से मुंतकिल किए जाए, ठीक है, और उनके पास इख्तियारात हों। इस तरह से अब जो 18वीं तरमीम थी उसके ज़रिए से इख्तियारात फेडरेशन से वो प्रोविंसेस तक तो आए, लेकिन प्रोविंसेस से आके लोकल गवर्नमेंट को नहीं दिए गए। तो ये ज़रूरी है कि जो ऊपर फैसला साज तबके हैं वो लोगों की ज़रूरत को महसूस करें, और आइन के जो तकाज़े हैं उनके ऊपर मिनो अन अमल किया जाए, इंक्लूडिंग 18th अमेंडमेंट, और ताकि जो अदारे नीचे जिन्होंने लोगों को डिलीवर करना है, म्यूनसिपल सर्विसेज डिलीवर करनी है, लोगों के शिकायत का अजाला करना है। फिर आखिरी बात यह है कि लोगों के वहीं से मुस्तकबिल की क़यादत उभरनी है, उनको जो है वो मजबूत किया जाए, ताकि हमारा निज़ाम जो है वो एक अच्छी बुनियादों के ऊपर इस्तवार हो। दूसरी जहाँ तक ख़वातीन की बात है, जहाँ तक मुझे पता है ये कहा जाता है कि
कानून जो बनाया जाता है उसमें कानून जिसके ऊपर नाफज होना है उसकी राय ज़रूर शामिल होनी चाहिए। अब अगर 2017 की जो हमारी मरदमशुमारी है उसके मुताबिक अगर हमारे यहाँ ख़वातीन की शरह जो है 48.76% है, तो हम इतना बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको एक तरफ रख के अपने अदारे बनाने की कोशिश करेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे, तो हम उस अदारे की उस इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरियात को से भी सरफ नज़र करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे और उनको पॉलिसी साजी में फ़ैसला साजी का हक़ भी नहीं देंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि क्या ख़वातीन इस बात की अहलियत रखती है या नहीं रखती है, मैं एजुकेटेड ख़वातीन की बात नहीं करता, मैं ग्रास रूट के ऊपर रहने वाली देहाती ख़वातीन की बात करता हूँ। मैं समझता हूँ जो जितना हमारा इंटरेक्शन हुआ है ख़वातीन के साथ पिछले कई सालों में काम करते हुए, मैं समझता हूँ कि अपने लिए बेहतरीन फ़ैसले करने की सलाहियत से पैरावार है वो, और अपने इलाके के लिए अगर उनको मौका दिया जाए तो मेरा ख्याल है हम मर्दों से कहीं ज़्यादा वो अच्छे फ़ैसले कर भी सकती हैं और उनके ऊपर अमल दरामद भी कर सकती हैं। लिहाजा देयर इज़ एवरी जस्टिफिकेशन अवेलेबल कि ख़वातीन जो हैं उनको इस अमल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ठीक है इरफान, इसमें और भी शामिल कीजिएगा। मतलब ये है कि हम हमेशा ये गिला कर रहे होते हैं कि ख़वातीन को ऊपर के लेवल के ऊपर, जब वो नेशनल लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स में उन्होंने आना है, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। अगरचे 5% उनकी कहा जाता है कि पार्टीज़ को उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए करना चाहिए, लेकिन वो भी मौजूद नहीं होता। आखिर में मखसूस चंद नशस्तें दे के उनको तरखा दिया जाता है एक तरह के। अच्छा, फिर अगर वो ये नहीं होगा जैसे अरशद साहब कह रहे हैं कि नेचुरल लेवल के ऊपर के लेवल से आके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में वो हिस्सा नहीं बन पाएंगे, तो उस हवाले से जैसे अरशद साहब ने भी कुछ सजेशन दिए हैं, आप भी क्या कहेंगे? मतलब देखिए, पहली बात ये है कि हमारा जो सारा सियासी निज़ाम है ना, ये पावर बेस्ड है और एलीट बेस्ड है, ये पीपल बेस्ड नहीं है, ये लोगों के अंदर से इवॉल्व नहीं होता, ये कुछ निगोशिएटेड अरेंजमेंट्स के साथ चलता है कि भाई बरादरियों से हो जाता है मुआहदा और उनसे वोट ले लिए जाते हैं, ये इलाके के जो भी इन्फ्लुएंशियल होते हैं। तो जब तक ये पीपल बेस्ड नहीं होगा, तो अगर ये पीपल बेस्ड हो जाएगा, जैसे आपकी बात हुई थी कि ख़वातीन आएँ, किसान अक़लियतें आएँ, अपने ट्रांसजेंडर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये फिर इस सियासी निज़ाम का हिस्सा बनेंगे और क़यादत के अंदर आएंगे। हमें इस निज़ाम को बदलने के लिए, देखिए पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ, हमने अभी कुछ रिसर्च की तो पता लगा कि पाकिस्तान में जो फ्यूडल, एक ट्रेडिशनल फ्यूडल स्ट्रक्चर था वो टूट रहा है, बिकॉज कि लोकल गवर्नमेंट ऐसी लीडरशिप इवॉल्व कर रही है लो मिडिल क्लास से, वर्किंग क्लास से, जो कि जो एक ट्रेडिशनल पावर ग्रोथ है उनको वो चैलेंज करती है। तो ये अगर आपने इस मुल्क में एक सदियों पुराना फ्यूडल निज़ाम तोड़ना है, तो आपको औरत को, किसान मजदूर को, पर्सन डिसेबिलिटी को, ट्रांसजेंडर को, अक़लियतों को इस निज़ाम का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी ये आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता सवाल करेंगे। आप ये देखिए जो ख़वातीन इलेक्ट होकर आती हैं वो कितना एक्टिवली परस्यू करती हैं अपने एजेंडे को। सो अब आपके, अगर आपने अपने मुल्क को सही चलाना है तो ये एलीट की डेमोक्रेसी से नहीं चलेगा, ये पीपल डेमोक्रेसी से चलेगा। और पीपल डेमोक्रेसी आती है जब मकामी सतह से लीडरशिप आप इवॉल्व करते हैं, दोनों सतह पर हो। एक तो पार्टी अपने काडर में शामिल करें, उनको क़यादत दें, औरतों को क़यादत में लेकर आएँ, नौजवानों को लेकर आएँ, अक़लियतों को लेकर आएँ, और फिर उनको इलेक्ट करवाएं। जब वो इलेक्ट होंगे तो निज़ाम के अंदर आकर वो सही बात करें। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, औरत के लिए कवानीन कब बने हैं मुल्क में? जब औरत असम्बली में बैठी, उससे पहले नहीं बने। अगर मुल्क की ज़राअत बेहतर होनी है तो किसान को इलेक्ट करवाना पड़ेगा, तभी किसान सही ज़राअत के कानून और पॉलिसी बनाएंगे। अगर आप मज़दूरों को इलेक्ट करके लाएंगे तो ही मुल्क की सनत और तिजारत बेहतर होगी। सो आप इससे अब निकल नहीं सकते। मेरा ये ख्याल है कि ये कोई आफ्टर थाट नहीं है कि अच्छा हम सोचते हैं कि औरत को डालें ना डालें। ये इस मुल्क के लिए अब लाजमी है कि इस मुल्क की क़यादत के अंदर ये लोग शामिल हों। जमहूरियत चलती ही नहीं है जब तक उसकी ओनरशिप लोगों के पास ना हो। हमारे मुल्क में बदनसीबी ये है, अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, 24% लोग वोट डालते हैं और बाई इलेक्शन के अंदर रऊफ कुछ में 18% वोट टर्न आउट हुआ है, क्योंकि लोग निकल रहे हैं इस निज़ाम से। वो ये कहते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ये हमें डिलीवर नहीं करता, ये हमारा निज़ाम नहीं है, ये तो पावरफुल का निज़ाम है। तो क्या एक वक्त आएगा ऐसे कि 5% लोग भी वोट डालने नहीं जाएंगे, फिर क्या जमहूरियत रह जाएगी? सो अगर आपने ओनरशिप देनी है, उनको स्टेक होल्डर बनाना है, तो उनको क़यादत का हिस्सा भी बनाएं, उनको जमहूरी निज़ाम में इलेक्शन के निज़ाम का हिस्सा बनाएं, तभी वो ओन करेंगे। ठीक है,
यहीं पे मतलब आप भी एग्री करती हैं वैसे तो हर बात के ऊपर, लेकिन रुकावटें क्या हैं और रुकावटों को दूर कैसे किया जाए? अब जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं, इरफान साहब ने भी की, अरशद साहब ने भी की, कि ख़वातीन का भी फ़ायदा है, मज़दूर का भी फ़ायदा है, किसान का भी फ़ायदा है, मार्जिनलाइज और भी जो लोग हैं उनका भी फ़ायदा है। इस निज़ाम को मजबूत करने के लिए निज़ाम का मजबूत होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इरफान साहब की बात से मुत्तफ़िक हूँ कि बेसिकली हमारे मुल्क का निज़ाम जो है ना वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के ऊपर चल रहा है, और जिसमें मेरा ख्याल है कि अभी तक हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अलावा अगर इस टाइम किसी एक्टिव खातून का नाम लिया जाए तो वो मरियम नवाज़ हैं, जो कि पोलिटिकली अपना जो नैरेटिव है उसको लेके चल रही हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ख़वातीन को जो है वो इख्तियारात कभी भी यहाँ पे दिए ही नहीं गए कि वो अपने आप को मजबूत समझे। इवन दैट कि जब खातून कई बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रही होती हैं तो हमेशा उसको पीछे को खींच लिया जाता है कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाएं। एक जो इनसिक्योरिटी का ये जो आपका एलिमेंट है, एक तो इसको ख़त्म करना होगा। दूसरा ये मुझे ख़वातीन के हवाले से बात करनी है कि ख़वातीन को जो है हमें वेल अवेयर करना होगा, और इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ये कि हम अपने स्कूल्स लेवल पर जो हमारी ख़वातीन असातिज़ा हैं वो बच्चियों को जो है उसको वेल अवेयर करें कि उन्हें अपनी हक़ खुद इरादियत और इन चीज़ों के बारे में एम्पावर्ड किया जाए, ताकि वो पैगाम वो अपने घरों तक पहुँचाएँ। और ये हर घर का बच्चा स्कूल जाता है, हर घर की बच्ची स्कूल जाती है ऑलमोस्ट, तो ये चीज़ें आपके घरों तक मुंतकिल हों। किस्मती से मैं ये भी कहती हूँ कि हमारे जो कौमी इदारे हैं उनमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई खातून सरबरा आज तक जो है उसको लगाया गया हो। और अगर आप ख़वातीन के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कौमी जो मकामी जो हमारी हुकूमतें हैं उसमें आप एक प्रैक्टिस कर लें, और आपको शायद उससे जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि एक ख़ातून जो है वो किस लेवल तक जाके जो है बेहद मेहनती भी होती है और बहुत अच्छा डिलीवर कर सकती है, क्योंकि घर जो है वो एक ख़ातून चलाती है। तो उसी तरह उसको हमने चंद जगहों पे जब देखा कि जो ख़वातीन इलेक्ट होके आती हैं उनके अपने जो इलाके के मकामी जो उनके लोग होते हैं उनके साथ उनका बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, लोगों की उन तक रसाई होती है एज़ कम्पेयर टू द मेंस, और वो हर चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करती हैं और बहुत बेहतर डिलीवर कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाने की हमें ज़रूरत है, और जितनी ज़्यादा मैं कहती हूँ इलेक्टेड ख़वातीन आएंगी, आप देखिएगा कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आगे एक छोटी सी ब्रेक ले लें, बाद वापस आएंगे। आपकी तरफ भी हरमीत भी अपने सवालात के साथ मौजूद है। हरमीत आपकी तरफ भी आते हैं, अभी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के लिए इजाज़त दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम राजा जी, ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं अब उससे हवाले से कि जो इकनॉमिक वायबिलिटी है जो मज़दूर की, किसान के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो छोटे इलाकों में हम उसको देखा जाए तो वो इस हाल को पहुंच गया है कि ज़िंदगी उसके लिए गुजारना मुश्किल हो गई है। सियालकोट जैसे इलाके में जहाँ पे बेदारी काम कर रही है, और छोटे इलाकों में जहाँ किसान काम कर रहा है, फैक्ट्रियों का मज़दूर है, उसको वो वेजेस ही नहीं मिल रहे, उसको वो इख्तियारात ही नहीं मिल रहे। उसकी बुनियादी वजह फिर हम उसी तरह से देखा जाए उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन को कैसे इंश्योर किया जाए? अगर मकामी हुकूमतों में उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए तो मेरे ख्याल में ये मसाइल भी उसके किसी हद तक हल हो जाए। जी अरशद साहब। जी, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो फैसला साज हैं उन्हें इस बात का इदराक करना चाहिए और इस बात का एहसास करना चाहिए कि ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के, उनका रोल बहुत ही क्रूशल है। किसान का, मज़दूर का, ख़वातीन का, यूथ का, उनके बगैर हमारा माशरा आगे चल नहीं सकता। और दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स जो मुल्क की इकानमी है और मुल्क का समाज आगे बढ़ना है अच्छे तरीके से। तो जब तक उसको तस्लीम नहीं किया जाता उनके रोल को, कोई उन्हें जगह देगा नहीं। दूसरी बात यह है कि अब तक जैसे मैं बात कर रहा था कि ख़वातीन हैं, तो तकरीबन कोई 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं उनके पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। हाँ। और शनाख्ती कार्ड इसका मतलब है कि उनको बैसियत पाकिस्तानी शनाख्त हासिल ही नहीं है कानूनी तौर के ऊपर, और तमाम तर प्रिविलेज से वो महरूम हो जाती है। हमारे मुल्क में कुछ 64% जो है वो नौजवानों की तादाद है, और वो नौजवान जो है हम कहते हैं जो नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, बट स्टिल दे आर डायमेंशनलेस। उनको जॉब्स भी नहीं है और उनके पास मौके नहीं है कि वो आगे बढ़े। हमारे किसान जो हैं वो पिछले चंद सालों से रुल गए हैं। उनकी जितनी मेहनत मशक्क़त करते हैं सारे माशरे को खिलाने के लिए, उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता, उनकी अपनी सर्वाइवल स्टेक पे चली गई है। इस तरह से हमारे जो
रस्मी और गैर रस्मी शोबा में काम करने वाले मजदूर हैं, आप उनको लीगल मिनिमम वेज जो है वो भी नहीं दे रहे, और बाकी जो कानून तकाजा करता है कि आप उनको EOBI में रजिस्टर करें, आप उनको EOBI तो खत्म ही हो गया आप बिल्कुल। सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर करें, वर्कर्स वेलफेयर फंड हो, ग्रुप इंश्योरेंस हो, बोनस मिले, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो बहुत हद तक नज़रअंदाज की जाती हैं। तो अब वो लोग जिन्होंने माशरे की मैशत का पहिया चलाना है, समाज को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है, अगर उनका अपना सांस नहीं निकल रहा होगा तो वो कैसे अपना हिस्सा अदा करेंगे अच्छे तरीके से। तो ज़रूरी है कि इस हकीकत का इदराक किया जाए, तमाम पॉलिसी साज और फैसला साज, कानून साज इस बात का इदराक करें, और फिर उनके लिए एनेबलिंग एटमॉस्फेयर, साजगार फ़ज़ा मुहैया करें कि वो प्रोवाइडेड जो स्पेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन तक उनके हकीकी और बाखबर नुमाइंदे पहुँचे। ठीक है। उनकी नुमाइंदगी जो है वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ना हो, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि जो ताकतवर हल्के हैं वो अपने ख़वातीन को कहते हैं जी ये खातून नुमाइंदा है, और वो खातून नुमाइंदा कभी किसी इजलास वो में फिर नहीं होता ये MNA MPA की बीवी बहन वो आ जाती हैं रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, और मजदूर और किसान की सीटें वो जो है कहीं रह वो जाता इसी है तरह से। अभी मैं आज सुबह पढ़ा था कि इस्लामाबाद में मजदूर की सीट के ऊपर एक ठेकेदार आया, और वही ठेकेदार जो है बाद में इस्लामाबाद का मेयर बन गया। तो फिर मजदूर कहाँ पे गया? तो ये है कि जब तक इन तबकों की हकीकी नुमाइंदगी नहीं होगी तब तक जो है ये हमारे मुल्क की तरक्की का ख्वाब जो है वो अधूरा पूरा नहीं होगा। जी हरमीत। अच्छा सर, मैं भी इसी हवाले से सवाल करना चाह रहा हूँ कि ख़वातीन के हवाले से अगर हम देखें या अक़लियतों के हवाले से देखें, मुझे याद है कि जब हमारा अक़लियत का नुमाइंदा जब पार्लियामान में जाता था हम उसे वोट देकर भेजते थे, लेकिन अब कारोबार बन गया, 15 और 16 करोड़ रुपए देके वो नुमाइंदा MNA और MPA बन जाता है। आप नहीं समझते कि हमारी जो आवाज़ होती जो पार्लियामान तक पहुंचती थी, अब अगर हम जाते हैं तो बड़े मुश्किल से वो जो इलेक्ट नहीं बल्कि वो सेलेक्ट होकर आते हैं, चाहे वो ख़वातीन है या वो माइनॉरिटीज़ हैं। ये कितनी ज़्यादती है इस तबके के साथ, चाहे वो ख़वातीन के साथ या अक़लियतों के साथ? देखिए, हमने हमारा मुतालबा क्या है, वो हमारे 3-4 मुतालबे हैं, वो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ बयान कर दूँ। हम कहते हैं कि ख़वातीन, मजदूर, किसान, अक़लियतों की नशिस्तों पर नुमाइंदे डायरेक्ट इलेक्ट हो, ये इनडायरेक्ट ना हो, मतलब ये सिलेक्शन में ना आए, इलेक्ट हो और लोग उनको इलेक्ट करें, और जब लोग इलेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो अकाउंटेबल भी हैं उनको, और वो उनके इश्यूज़ को सही रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि इनको सिर्फ एज अ सिंबल ना लाएं, इनको इंतज़ामी ओहदों पर भी लाएं। औरत को पीस ना हो जी, मतलब अगर नाजिम और डिप्टी नाजिम के ओहदा हैं 2, तो उसमें एक कम से कम औरत ज़रूर हो। इसी तरह अगर कोई इंतज़ामी कमेटी डिस्ट्रिक्ट में बनती है या कैबिनेट बनती है मेयर की, या यूनियन काउंसिल में या विलेज काउंसिल में, उसमें कम से कम एक अक़लियत का नुमाइंदा ज़रूर बैठे, या यूथ का नुमाइंदा। तो जब तक आप इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बजाय एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, लेकिन जो बात अभी अरशद साहब कर रहे थे बड़ी अहम है। मुल्क की तरक्की का पहिया या ज़राअत है या सनत है। अब इन दोनों के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको तो आप महरूम रखते हैं किसी भी इख्तियार से और फैसला साजी से, तो वो कैसे चलाएंगे आपका मुल्क? अब हाल ये है कि जो खाद या बीज उनको मिलने चाहिए मकामी सतह पर, वो जाकर ब्लैक मार्केट से लेकर आते हैं महंगे दामों पर। और अगर मकामी हुकूमत का अपना एक डिपो हो जिसके अंदर सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हों और उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला वो खुद तैयार करें, तो आप देखें कौन सा किसान है जो बीज खाद उसको वक्त पर नहीं मिलेगा। सो ये सिर्फ फैसला साजी नहीं है, ये इख्तियार भी देना पड़ेगा, वसाइल भी देने पड़ेंगे, तभी यह मुल्क चलता है। देखिए, आप जैसे मैंने पहले कहा, आपका डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, आपका कर्ज़ों का डेफिसिट बढ़ रहा है, आपका डेवलपमेंट डेफिसिट, ये कैसे ओवरकम होगा? ये उसी सूरत में होगा कि आप एफिशिएंट, लो कॉस्ट और पीपल बेस्ड निज़ाम लेकर आएँ। जब तक औरत, आपने खुद बात की, औरत, किसान, मजदूर निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई पॉलिसी, फैसला उनके लिए बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब बात ये हो गई कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है, अख्तियार की भी बात है, और ये ख़वातीन को भी, मजदूर को भी, किसान को भी अख्तियार देने की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होगा आपका ये डेफिसिट भी बढ़ता चला जाएगा, आपकी माशी मुश्किलात भी बढ़ेंगी, और फिर जैसे इरफान ने अभी बात की है कि निचले तबके के लेवल पे ऊपर जब मजदूर की बात हो रही है, अगर मकामी गवर्नमेंट के तहत अपने डिपो होंगे, खाद वहाँ पे मिल रही होगी, तो ये जो ब्लैक मार्केट से उसको खाद लेनी पड़ रही है, ये नहीं होगा। जी, इसमें देखिए, मुझे ये लगता है कि सबसे पहले जो है मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स हैं, उनको जब तक कौमी धारे में शामिल नहीं किया जाएगा, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता।
اور اس کے اندر مزدور آتے ہیں, کسان ہیں, اور ٹرانسجینڈرس بھی ہیں, اور بھی بہت سارے طبقے ہیں. اب مجھے مزدور کی بات اس لیے کرنی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے یہ تقریباً 70% جو ہے یہ مزدور کے ہی سر کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے. وہ کسی بھی آپ وہ لیبر بھی کسی بھی آپ اس اینگل سے آپ اس کو دیکھ لیں. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے تقریباً 60-65% مزدور تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, تو وہ ان کو بنیادی حق جو ہے وہ کہاں سے ان کو ملے گا. تو سب سے پہلے تو میں یہی چاہتی ہوں کہ اور ہم سب کو مل کے اس کے اوپر ایفرٹ کرنی ہے, صرف ایک گورنمنٹ کو نہیں, کہ ہمیں ان لوگوں کو آن بورڈ کس طرح سے لینا ہے. سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ یہ لوگ رجسٹرڈ ہوں, لیبر لاس بنے ہوئے ہیں, بہت ساری لیبر یونینز بنی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کتابی چیزیں ہیں. اصل میں جو ہمارے لیبرز ہیں ان تک ہماری رسائی نہیں ہے, اور ان کی گورنمنٹ تک نہیں ہے, نہ مقامی حکومتوں تک ہے, اور نہ ہی صوبائی اور نہ ہی قومی. تو سب سے پہلے تو ان کو بھی امپاورڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اختیارات کی جہاں تک بات ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک مالی طور پر آپ کو مقامی حکومتوں کو اختیارات نہیں دیں گے, آپ انہیں ٹیکس کلیکشن کے اختیارات دیں, آپ انہیں اپنے بازو سمجھ کے اگر آپ ان کو استعمال کریں تو وہ بہت بینیفیشل ہو سکتے ہیں کسی بھی حکومت کے لیے, اور وہ بہت سارا آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں, جس سے آپ کی ایک جو سول جو سوسائٹی ہے وہ ہر طرح سے فائدہ اٹھا سکتی ہے, کیونکہ ان کی پہنچ ان تمام لوگوں تک ہوگی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو تقریباً لوگ ہیں ان کا سب سے بنیادی جو مسائل ہیں یہ گلی محلوں کے ہیں, پانی کا مسئلہ ہے, اور ہیلتھ کے ایشوز ہیں, کچھ طرح کے جو بھی جو ہمارے ریگولر روزمرہ جو زندگی کے معاملات ہیں اس میں. تو اس میں ان سب کو جو ہے کسی ایم پی اے, کسی ایم این اے یا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر تک جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ان کو اپنے ہی ارد گرد جو ہے اپنے مقامی نمائندے جو ہیں وہ ملنے چاہیے, جو کہ بر وقت ان کی کسی بھی قسم کی جو پرابلم ہے اس کو وہ اسی ٹائم سارٹ آؤٹ کریں. اس کے لیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہم لوگوں کے یہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کوئی بھی ممبر اگر الیکٹ ہو کے آئے یا سلیکٹ ہو کے آئے اس کو ایک ٹاسک دینا چاہیے. گورنمنٹ کو اپنے لیول پہ کمیٹیاں بنانی چاہیے, انہیں ٹاسک دینا چاہیے, اور انہیں اکارڈنگلی پوچھنا چاہیے کچھ عرصے کے بعد کہ آپ اس ٹاسک کو اچیو کرنے میں کہاں تک پہنچے ہیں, کتنا کامیاب ہوئے ہیں. جب بیسیکلی وہی بات ہے, لیکن آپ پھر بھی دیکھیں نا یہاں پہ بس ایک ممبر الیکٹ ہو کے آیا اور وہ اسمبلی میں بیٹھ گیا, اس کو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد اس کو پوچھا جاتا ہے, کیونکہ وہ پھر خود کو جو ہے وہ کسی قسم کا ذمہ دار خود کو سمجھتا نہیں ہے. سوری ٹو سے بات صرف یہ ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور اس کو پتہ ہو کہ میں نے اس میں جواب دہ ہونا ہے, تو یہ نہیں کہ 5 سال کے لیے آئے خاموشی سے بیٹھے اور 5 سال بعد وہ دوبارہ پھر نیو الیکشن میں چلا جائے اور وہ اپنی اگلی سیٹ کے لیے جو کوشش کرے. میں اس کے جواب بالکل 2001 کا جو مقامی حکومتوں کا قانون تھا اور 2019 کا, اس میں لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اوپن کچہریاں منعقد کر کے اپنے نمائندوں سے سوال کر سکتے تھے کہ وہ کیا قانون سازی کر رہے ہیں, کیا فیصلے کر رہے ہیں, وہ ان کو بتانے کے مجاز تھے. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ جو کونسل کا اجلاس ہے اس کو بھی لوگ عام شہری جا کر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اسٹرکچر میں چیزیں ڈالی تھیں کہ لوگ خود دیکھیں جا کر کہ نظام کیسے چل رہا ہے. تھینک یو سر, بہت مہربانی, شکریہ آپ سب کا, ثنا فرحان آپ کا, عرفان مفتی, اور خاص طور پہ ارشد محمود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, بیداری کا بہت شکریہ کہ ہم نے یہ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے حل دے دیے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ یہ حل کی طرف جائیں, اور آپ کا یہ اب ہونا چاہیے کہ اختیار کی طرف ان کو لے کے جائیں. جو جتنے بھی لوگ ہیں مارجنلائز ہیں, خواتین ہیں, وہ اب ان کو ان کا حق ملے, ہم اس حق کی طرف جا رہے ہیں. ابھی اجازت دیجیے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے, آگے بھی چل کے پروگرامز کا حصہ بنائیں گے تاکہ کوئی ایسا حل نکلے جہاں پہ تمام لوگ ایک مضبوط مربوط پاکستان کی طرف چل سکے. ابھی خدا حافظ, کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی بس اجازت ہی لینا بنتی ہے اب.